ईडी पर भारी दीदी, है ना? एक कहावत है ना कि चौबे चले छब्बे बने दूबे बन के आ गए। तो बंगाल में मोदी और शाह का वही हाल हुआ। आपने कई इलेक्शन करवाया है, कई इलेक्शन के हिस्सा रहा। क्या लगता है इस बार जो बंगाल में हो रहा है, सच में क्या ममता दीदी की कुर्सी खसकने वाली है? नहीं, कुर्सी तो नहीं खिसकने वाली है। अभी तो ममता बनर्जी ने बिल्कुल बीजेपी को बैक फुट पलटा दिया है। देखिए, दर्शकों को मैं बताऊं कि अप्रैल में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, आज से 3 महीने बाद, है ना? तो पिछले जो चुनाव हुए थे बंगाल में 2021 में, उसमें भी मोदी ने बहुत ताकत झोंकी थी ममता बनर्जी को उखाड़ने के लिए। लेकिन ममता बनर्जी भी पुरानी खिलाड़ी है, उसने पैर पर प्लास्टर चढ़वा लिए और कहा कि खेला होबे, और व्हील चेयर पर घूमने लगी और एक पूरा माहौल बना दिया अपने पक्ष में, सहानुभूति का माहौल। और फिर ममता बनर्जी को मोदी नहीं उखाड़ सके। अब इस चुनाव में देखिए क्या हो रहा है। अभी हाल में बीजेपी ने बिहार के चुनाव जीते हैं, वोट चोरी करके प्रचंड बहुमत। तो पश्चिम बंगाल में भी अब पूरी ताकतें झोंक दी है बीजेपी ने। और देखिए, आपको वंदे मातरम की अचानक याद आ गई मोदी जी को, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की याद आ गई। बंगाली वोटरों को ध्यान में रख के वंदे मातरम करे, संसद में उस पर चर्चा हो रही है। फिर बाबरी मस्जिद का भूत को फिर से निकाला गया है ना? बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद जो बंगाल का एक शहर है, वहाँ एक हुमायूं कबीर नाम का बीजेपी का दलाल है, उसने बाबरी मस्जिद की बुनियाद डाल दी है, जिससे कि फिर हिंदू मुसलमान तनाव हो, दंगे हों, और बीजेपी को वो दंगे सूट करते हैं। फिर उसके बाद बीजेपी ने जो वोट चोरी वाला खेल तो वहाँ भी करवाया है, चुनाव आयोग के माध्यम से एसआईआर हुआ है ना? विशेष गहन पुनरीक्षण, और लाखों लोगों के नाम काट दिए गए हैं, वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। तो वोट चोरी का खेल भी जारी है। फिर बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उसको बीजेपी एक आपदा में अवसर के रूप में देख रही है, और बंगाल में हिंदुओं को भड़काया जा रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ। तो ये सारी बातें करके ममता बनर्जी की घेराबंदी हो रही थी। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले जो बीजेपी ने ईडी को भेज दिया, है ना? और तो ईडी की छापेमारी के बाद ममता बनर्जी ने एक तरह से पासा पलट दिया है। ईडी ने वहां जाके, ईडी जो प्रवर्तन निदेशालय हिंदी में कहते हैं, उसने कलकत्ता में जाके आईपैक के दफ्तर पर रेड किया, और आईपैक के जो चीफ हैं प्रतीक जैन, उनके आवास पर छापेमारी की। अब ये जो आईपैक संस्था है, ये ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाती है। तो ईडी ने बहुत सारे कागज पत्तर जब्त कर लिए, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप वगैरह। ममता बनर्जी को जब खबर मिली तो एकदम वो शेरनी की तरह पहुंच गई दहाड़ते हुए, और उन्होंने सारी चीजें छीन ली। ममता बनर्जी के साथ डीजीपी भी बंगाल के थे, पूरा पुलिस का दल बल था। और उसके बाद उन्होंने बहुत बुरा भला कहा, और अमित शाह को कहा, होम मिनिस्टर को, कि ये नॉटी और नेस्टी है, यानी कि शरारती और घटिया है। और ममता बनर्जी ने कहा मोदी से कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप अपने होम मिनिस्टर को संभालिए। और उसके बाद ईडी ने फिर कलकत्ता हाई कोर्ट में केस किया कि ममता बनर्जी सरकारी कामकाज में बाधा डाल रही हैं। ममता बनर्जी ने भी ईडी के अफसरों पर एफआईआर करवा दिया। फिर अगले दिन अमित शाह के जो नई दिल्ली में दफ्तर है, उसके आगे तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने प्रदर्शन किया, उनको हिरासत में लिया गया। और ममता बनर्जी ने एक बहुत सनसनीखेज खुलासा कर दिया। और ममता बनर्जी ने कहा कि जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो कोयला तस्करी में शामिल है, और उनको कोयला तस्करी का पैसा पहुंचाता है शुभेंदु अधिकारी, और इन सब चीज़ों का मेरे पास पेन ड्राइव है। और ममता बनर्जी ने कहा कि यदि मैं उस पेन ड्राइव को मतलब सार्वजनिक कर दूं तो पूरा मतलब एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। तो इन सब के बाद बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर दिखाई दे रही है। और फिर एक बंगाल में माहौल बन गया है कि ममता दीदी जो है, वहाँ बंगाल में तो सब लोग ममता बनर्जी को दीदी कहते हैं, कि दीदी को बीजेपी वाले घेर रहे हैं, ईडी का मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर अब ममता बनर्जी का पलड़ा जो है वो भारी दिखने लगा है। जी। ममता बनर्जी अगर कमजोर पड़ती है तो क्या सब सच में उसने जिस पेन ड्राइव की बात की थी उसको पब्लिश कर देगी? क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? मैं तो अभी कहता हूँ कि कमजोर पड़ने का क्यों इंतजार कर रही हैं? यदि ये सच में ये बात सच है तो ये बहुत गंभीर आरोप है। यदि हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर पर कोयला तस्करी का सबूत है आपके पास, तो ये तो कोई हंसी मजाक की बात नहीं ना है, तो बहुत गंभीर इल्जाम है। तो आप उसको सार्वजनिक कीजिए, हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तानियों को जानने का हक है कि भाई गृह मंत्री क्या कर रहा है। उसके लिए कोई मुहूर्त तो थोड़े निकलवाना है। जी। ईडी की छापेमारी हुई, इससे ममता बनर्जी को इलेक्शन में कोई फर्क पड़ने वाला? बहुत फर्क पड़ेगा। फिजा बदल गई है बंगाल की ना। देखिए, ईडी की छापेमारी के पहले एक अलग माहौल था। लग रहा था ममता बनर्जी कहीं ना कहीं मतलब घिरती हुई दिखाई दे रही थी। लग रहा था कि पूरा मतलब चक्रव्यूह में उनको घेर लिया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, चारों ओर से उनको उनकी घेराबंदी की जा रही थी। लेकिन ईडी की छापेमारी के बाद ममता बनर्जी जिस तेवर में नजर आई है, और कलकत्ता की सड़कों पर जितना बड़ा मतलब प्रदर्शन हुआ है, तो उससे लग रहा है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने पैर कुल्हाड़ी मार ली है। और ऐसे तो ईडी बहुत बदनाम है ही, इसमें तो कोई शक नहीं कि सभी पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ईडी जो है
उसकी कोई निष्पक्षता नहीं है, वो बीजेपी का पालतू कुत्ता बनकर काम करती है। पिछले 2-3 साल में आप देखिए 2-2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ईडी ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। तो ईडी की तो विश्वसनीयता ज़ीरो है, सभी जानते हैं कि ईडी पालतू कुत्ता बन गई है बीजेपी की। और जिस मतलब खुल्लम-खुल्ला तरीके से आईपैक पर रेड किया गया और ईडी कह रही कि भाई 2020 का मामला है कोयला तस्करी का और कोयला तस्करी का पैसा आईपैक को जाता था, तो 20 से 26 के बीच आप सो रहे थे। 20 से 26 के बीच आप कुंभकर्णी निद्रा में थे और जब चुनाव आ गए करीब तो आपको अचानक फिर सबूत मिल गए। तो साफ है कि ईडी का रेड था वो राजनीति से प्रेरित था और उसकी आप टाइमिंग देख लीजिए। तो ये बात कहीं न कहीं मतलब ममता बनर्जी के फ़ायदे में जाएगी। यही चीज़ देखिए झारखंड में हुआ। झारखंड में ईडी ने ऐसे ही पकड़ के हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया था और उसके बाद हेमंत सोरेन जेल चले गए। उन्होंने जेल में दाढ़ी-वाढ़ी सब बढ़ा ली और उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन, उसने मोर्चा संभाल लिया और कल्पना सोरेन घूमने लगी पूरे झारखंड। तो एक जो सहानुभूति होती है, पब्लिक की सहानुभूति, वो कहीं न कहीं हेमंत सोरेन के पक्ष में चली गई, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर सत्ता में आ गई। वही चीज़ बंगाल में दोहराई जा सकती है। जी। जिस तरह से बीजेपी ने ईडी के द्वारा ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की, उल्टा दीदी ने बीजेपी को अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया। ऐसा बिल्कुल, लगता बिल्कुल, मैं कही था कि ईडी पर भारी दीदी, है ना? एक कहावत है ना कि चौबे चले छब्बे बने दुबे बन के आ गए। तो बंगाल में मोदी और शाह का वही हाल हुआ है। ये लोग चौबे से छब्बे बनना चाहते थे और इनको दीदी ने दुबे बना दिया है ना? क्योंकि अब तो मतलब अगर फिर ये लोग कुछ करते हैं, जैसे कि बहुत सारी बातें आती है, मीडिया में चलती रहती है कि दीदी की गिरफ्तारी हो सकती है, ये हो सकता है। तब तो और उनका उल्टा दाँव पड़ेगा। गिरफ्तारी हो जाएगी तो और ममता बनर्जी की लोकप्रियता आसमान छुएगी। हाँ। हुमायूं कबीर हुमायूं उससे कोई ममता बनर्जी को फर्क पड़ेगा? अल्पसंख्यक वोट कटेगा ममता बनर्जी? देखिए, अल्पसंख्यक वोट नहीं कटेगा, अल्पसंख्यक वोट तो ममता बनर्जी के साथ ही रहेगा। हुमायूं कबीर के बारे में एक-एक मुसलमान को पता है कि बीजेपी का दलाल है। बीजेपी ने उसको इसलिए आगे किया है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा होगा तो फिर टेंशन बढ़ेगा, फिर हिंदू-मुसलमान होगा और ये जो ध्रुवीकरण होगा हिंदू-मुसलमानों का, तो उससे हमेशा बीजेपी को फ़ायदा मिलता है। क्योंकि उससे जो बड़े-बड़े मुद्दे हैं वो हाशिए पर चले जाते हैं। फिर हिंदू-मुसलमान होगा तो ना कोई बेरोज़गारी की बात करेगा, ना कोई अशिक्षा की बात करेगा, ना महँगाई की बात होगी, ना भ्रष्टाचार की बात होगी। तो हिंदू-मुस्लिम करते रहिए। तो इसलिए बीजेपी ने उसको आगे कर दिया। मुझे तो लगता है कि हुमायूं कबीर की फंडिंग भी बीजेपी कर रही होगी। हुमायूं कबीर के साथ भी बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा जब वो नींव रखने जा रहे थे बाबरी मस्जिद। अरे आजकल देखिए किराए पर भीड़ आ जाती है ना? आप भी कुछ पैसा खर्च कर दीजिएगा ना, तो आप भी गांधी मैदान में एक रैली बुला लीजिएगा, 2-4 करोड़ आप भी खर्च कर दीजिए। भीड़ कोई ये नहीं है, भीड़ इस देश में इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है कि भाड़े की भीड़ मिलती है ना? यदि आपके पास पैसे हो तो आप भीड़ ले आइएगा, भीड़ के कोई अहमियत नहीं है। एसआईआर जो हुआ है वेस्ट बंगाल में, एसआईआर से क्या टीएमसी पर इसका बुरा असर पड़ सकता है या बड़ा असर पड़ सकता नहीं, असर तो देखिए एसआईआर का चाहे बिहार में ही हुआ या बंगाल में हो रहा है, उसका उद्देश्य तो यही था कि मतलब नुकसान पहुंचाना। क्योंकि चुनाव आयोग भी बीजेपी की जेब में है। ज्ञानेश कुमार तो मतलब खुल्लम-खुल्ला बीजेपी का दलाल बना हुआ है। लेकिन फिर इन लोगों ने मूर्खता की। अब जैसे अमर्त्य सेन को इन लोगों ने नोटिस भेज दिया। अब जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, उनको भारत रत्न मिल चुका है, उनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। वो पूरे मतलब हिंदुस्तान में क्या कहिए पूरी दुनिया में एक हस्ती हैं और उनको एसआईआर में उनको नोटिस भेज दिया गया। अब ये तो बहुत मतलब एक मज़ाक की बात हो गई कि आप अमर्त्य सेन से आप नागरिकता का प्रमाण पत्र माँग रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग भी जो ज़्यादा उत्साह में जो होता है ना, वो तो फिर और मुद्दा मिल गया ममता बनर्जी को। अब तो उका के घूमेंगी कि भाई अमर्त्य सेन से भी लोग नागरिकता का माँग रहे हैं प्रमाण पत्र। तो कहना ये है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा आप गुंडई करने लगते हैं, तो कई बार उसका वो दाँव उल्टा भी पड़ जाता है। जी। है? जब ईडी की रेड पड़ रही थी, ममता बनर्जी खुद गए और एक फाइल लेकर के आई। क्या वो फाइल ईडी के हाथ लग जाती तो ममता बनर्जी फंस सकती थी? नहीं, नहीं, देखिए जो मेरी राजनैतिक समझ है, मुझे लगता है कि उस फ़ाइल में कोई भ्रष्टाचार इस टाइप का मामला नहीं होगा। देखिए मैंने शुरू में ही दर्शकों को कहा कि आईपैक जो है वो तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति बनाती है। तो उन सब फ़ाइलों में क्या होगा आईपैक के दफ़्तरों में कि टीएमसी के संभावित उम्मीदवारों की सूची होगी, टीएमसी की रणनीति क्या होगी, किन-किन बिंदुओं पर टीएमसी चुनाव लड़ेगी, उसकी रणनीति का लेखा-जोखा होगा। तो इसलिए ये लोग उसको अमित शाह दिल्ली मँगवाना चाहते थे कि ये लोग उसी हिसाब से अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकें, उसी हिसाब से ये लोग रणनीति बना सके, काउंटर कर सके। ममता बनर्जी भी तेज़ है, वो समझ गई तो वो अपना फाइल छीन के आ गई। बहुत ऐसे कैंडिडेट है जिसका टिकट कटने वाला टीएमसी। नहीं, वो तो देखिए होता ही है। नए लोगों को टिकट दिया जाता है क्योंकि देखिए क्या होता है, एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होता है। मान लीजिए कोई आदमी 5 साल से अपने क्षेत्र में विधायक है और उसने उतना काम नहीं किया, उतना सक्रिय नहीं रहा, तो उसके खिलाफ एक गुस्सा पैदा हो जाता है। लोग कहते हैं कि अच्छा बच्चू इस बार बताते हैं तुमको हम। तो ऐसे लोगों को पार्टी इंटरनल सर्वे करवाती है, अपना आंतरिक सर्वेक्षण करती है
और पता करती है कि किस विधायक के खिलाफ बहुत गुस्सा है ज़मीन पर, और ऐसे-ऐसे विधायकों का टिकट काट के नए आदमी को उतारा जाता है, नए चेहरे को दिया जाता है, जिससे कि वो गुस्से का शिकार नहीं हो। तो ये गुस्सा तो पार्टी के खिलाफ भी होगा लोगों में, तो इससे ममता बनर्जी को बुरा असर पड़ सकता है। नहीं, पार्टी के खिलाफ बहुत बार नहीं रहता है, बहुत बार उस विधायक के खिलाफ रहता है पर्सनली। वो लोग भी बोले कि हाँ, ममता दीदी ठीक है, लेकिन ये विधायक चोर है। तो वो विधायक को बदल देने पर वो नुकसान है वो घट जाता है। जी। अभी अभी इलेक्शन को 4-5 महीने बाकी है, 3 महीने बाकी है मान लिया, लेकिन बीजेपी पूरी जोर-शोर से बंगाल में लगी हुई है। ममता बनर्जी इस बार टिक पाएगी बीजेपी का? नहीं, नहीं, क्यों नहीं टिक पाएगी? देखिए, अभी तो मैंने कहा ना कि भाजपा को उसने बैकफुट पलटा दिया है, और ऐसा नहीं कि बीजेपी जो चाहे वही करेगी। पिछले लोकसभा चुनाव को आप याद कीजिए। पिछले लोकसभा चुनाव के पहले मोदी ने क्या नारा दिया था? अब की बार 400 पार, दिया था ना नारा। और भाजपाई लोग भी कूद रहे थे कि इस बार तो हम लोग 400 पार कर देंगे, संविधान ही बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब वोटों की गिनती पिछले मतलब अब तो पिछले साल नहीं, पिछले के पिछले साल हो गया 24 में, तो क्या हुआ? भाजपा 240 पर अटक गई, जो एक बहुमत का सामान्य आंकड़ा 272 को भी नहीं टच कर सकी। आज यदि मोदी की सरकार है तो वो पलटू राम के रावण पर है, चंद्रबाबू नायडू की कृपा पर है। ऐसा, जबकि इन लोगों ने वोट मतलब सारी चीज़ें ये लोग कर देते हैं। ईवीएम हैकिंग से लेके वोट चोरी से लेके ईडी का दुरुपयोग, चुनाव आयोग का दुरुपयोग, सीबीआई का मिसयूज़, मीडिया का मिसयूज़, सारी चीज़ें कर देते हैं। इसके बावजूद अब 240 पर अटक गए। स्मृति ईरानी तक अपनी सीट पर हार गई, अयोध्या तक में बीजेपी हार गई। वाराणसी से कई घंटे शुरू में मोदी जी पीछे चलते रहे। तो बीजेपी की अपनी सीमाएँ हैं ना, ऐसा थोड़े है कि आप कुछ की तब तो कोई राज्य बीजेपी हारती ही नहीं। जी। इस बार इलेक्शन में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, यानी पिछली बार से ज़्यादा सीट लाएगी, या ममता बनर्जी अच्छा परफॉर्म कर जाएगी? अब ये कहना कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ममता बनर्जी ने मोमेंटम बनाए रखा, देखिए राजनीति में कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होती है। अभी जैसे 3 महीने बाद अप्रैल में चुनाव है, तो 3 महीने में बहुत सारी नई घटनाएँ होंगी। बहुत सारा घटनाक्रम चलेगा, देश में, विदेश में बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आज की तारीख में मैं कहता हूँ कि आज की तारीख में मुझे ममता बनर्जी बढ़त में दिखाई देती है कि पिछली बार से उनकी सीटें बढ़ जाएँगी। जी।